हेलो स्टूडेंट, सिविल जॉब्स एकेडमी द्वारा एमपीपीएससी प्री 2022 के लिए जो रिवीजन कोर्स स्टार्ट किया गया है उसमें मुझे 3 सब्जेक्ट लेना है। एक तो पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी, जिसमें एमपी पॉलिटी भी आएगी, और दूसरा आयोग यानी यूनिट 10, और तीसरा इंडियन इकोनॉमी। ये 3 पोर्शन मुझे लेना है। तो आज मैं स्टार्ट करता हूँ इंडियन पॉलिटी, जिसमें भारत की राज्य व्यवस्था हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसमें स्टार्टिंग में कुछ फैक्चुअल चीजें आती हैं। जैसे एक बार क्वेश्चन आया था कि विश्व का सबसे प्राचीन संविधान कौन सा है ना? प्राचीन लिखित संविधान भी यूएसए है, प्राचीन संविधान भी यूएसए को माना जाता है। एमबीपीएससी में एक बार क्वेश्चन ही आ चुका है। प्राचीन वर्तमान में प्रचलित सबसे प्राचीन संविधान भी यूएसए का माना जाता है, और सबसे प्राचीन संघीय संविधान भी यूएसए का माना जाता है, और सबसे कठोर संविधान भी यूएसए का माना जाता है। तो ये 3-4 फैक्ट यूएसए से रिलेटेड आपको ध्यान रखना है। सबसे कठोर ये लिखा है, और सबसे प्राचीन संविधान, सबसे प्राचीन संघीय संविधान, ये चीजें आपको ध्यान रखना है इनिशियल लेवल पर। इसके बाद यूएसए का संविधान कब बना है, कब उसको अपनाया गया है, और कब लागू हुआ है, ये 2 ईयर और डेट आपको ध्यान रखना है। 1787 उसकी जो डेट है 25 मई है 1787 में फिलाडेल्फिया कॉन्वेंशन के तहत जो है ये बना है, अपनाया गया है, और 4 मार्च 1789 को ये लागू हो चुका है। ठीक है। एक बार क्वेश्चन ये आया था कि वहां का जो डिक्लेरेशन ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस है, यानी अमेरिका का स्वतंत्रता घोषणा पत्र है, उस पर किसके हस्ताक्षर किए गए थे? तो उस पर हस्ताक्षर करने वाले थे थॉमस जेफरसन, है ना? तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ काफी पहले। थॉमस जेफरसन ने अमेरिकी स्वतंत्रता के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, और वो हस्ताक्षर कब हुए थे? तो 4 जुलाई 1776 को हुए थे। इसलिए 4 जुलाई को अमेरिका अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। तो ये कुछ इनिशियल फैक्ट आपको ध्यान रखना है, कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड क्वेश्चन चूंकि आए हुए हैं। इसके बाद भारतीय जो राज्य व्यवस्था है यानी इंडियन पॉलिटी है, उसमें क्या क्या चीजें आती हैं? तो यहाँ पर ये मैंने बताया हुआ है कि 3 चीजें इसमें आती हैं, 3 तरह के निकाय आते हैं, व्यवस्थाएं आती हैं। उसमें संवैधानिक निकाय, वैधानिक निकाय और संवैधानेतर, है ना? 3 तरह के इसमें निकाय आते हैं। संवैधानेतर यानी इसको गैर संवैधानिक निकाय भी बोला जाता है। तो संवैधानिक निकाय, इसके नाम से स्पष्ट है कि इनका जो है संविधान में कहीं ना कहीं उल्लेख होता है। यानी संविधान में उल्लिखित जो व्यवस्था या निकाय है उसको हम संवैधानिक निकाय बोलते हैं। तो ये इसमें बहुत सारे आयोग हैं जो हम आयोग वाले टॉपिक में भी पढ़ेंगे। यूपीएससी है, वित्त आयोग है, निर्वाचन आयोग, अंतर्राज्यीय परिषद है, राष्ट्रपति है, राज्यपाल है, पंचायती राज है, नगरीय निकाय है, राज्य विधानमंडल है, संसद है। ये सारे संवैधानिक निकाय, संवैधानिक व्यवस्थाएं कही जाती है। वैधानिक निकाय, इनका संविधान में उल्लेख नहीं है, लेकिन इनको विधायिका ने एक अधिनियम पास करके बनाया है ना? जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग आपको पढ़ना है आगे, है ना? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत बना है। राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत बना है। सीबीसी, ये पहले जो है एक संवैधानिक निकाय था, 2003 में इसको जो है वैधानिक दर्जा दिया गया। तो इस तरीके से ये वैधानिक निकाय है। आगे डिटेल हम इनका पढ़ने वाले हैं यूनिट 10 में, आयोगों के वहां पर। संवैधानेतर निकाय ऐसे निकाय होते हैं जिनका संविधान में उल्लेख नहीं है, ना ही इनको एक अधिनियम के तहत बनाया गया है, प्रस्तावित किया गया है, बल्कि इनको जो है कार्यकारी या मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव के तहत स्थापित किया गया है। तो इनको कहते हैं संवैधानेतर या गैर संवैधानिक निकाय। इनको इंग्लिश में एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी कहा जाता है। इसमें नीति आयोग आपके सिलेबस में भी दिया गया है, ये इसके अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय एकता परिषद ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये संवैधानिक निकाय के अंतर्गत आती है। तो एक क्वेश्चन यहीं से आ जाता है कि कौन सी बॉडी, कौन सी व्यवस्था संवैधानिक है, कौन सी व्यवस्था वैधानिक है, कौन सी व्यवस्था संवैधानेतर है। तो ये आपको एग्जाम पे ध्यान रखना है। पहला हमारा जो टॉपिक है भारत का संवैधानिक विकास, इसके अंतर्गत आपके सिलेबस में 2 टॉपिक दिए गए हैं ना?
सब टॉपिक इसके अंतर्गत दिए गए हैं। हालांकि भारत का संवैधानिक जो विकास है वो रेगुलेटिंग एक्ट से स्टार्ट होता है और ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तक रहता है। ये पूरा टॉपिक है, इसमें बहुत सारे एक्ट आपको पढ़ने होते हैं, लेकिन आपके पॉलिटी के सिलेबस में केवल 2 ही अधिनियम दिए गए हैं। क्योंकि समय हमारे पास कम है, 45 डेज का समय है जैसा आपको मालूम है, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं जो है आप लोगों को जो सिलेबस में दिए गए अधिनियम हैं उन्हीं अधिनियमों के बारे में डिटेल में बताऊंगा। और अभी विगत वर्षों 2 वर्षों से उन्हीं एक्ट से संबंधित क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं। हालांकि भारत परिषद अधिनियम 1909 भी इम्पोर्टेंट है। इसका एक क्वेश्चन जो है 2019 के एग्जाम में पूछा गया था, ये आया था कि मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व या सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व किस अधिनियम के तहत दिया गया था, तो वो अधिनियम है 1909। ये 2019 की प्री के एग्जाम में पूछा गया था, उस समय पुराना सिलेबस था। अब नया जो सिलेबस आया उसमें 1919 का अधिनियम और 1935 का अधिनियम आपको दिया गया है और दोनों से ही 2020-2021 में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 से 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है। वो क्वेश्चन ये है, देखिए यहाँ पर नीचे मैंने लिखा हुआ है, ये भारतीय विधायिका का अंतिम चुनाव 1919 के अधिनियम के तहत किस वर्ष हुआ, ये क्वेश्चन 2020 की प्री में पूछा गया है ना। भारतीय विधायिका का जो 1919 के अधिनियम के तहत अंतिम चुनाव कब हुआ, तो ये चुनाव हुआ था 1945 में। ये क्वेश्चन 2020 की प्री में पूछा गया था, 1919 के अधिनियम से ये क्वेश्चन था। तो हम 2 ही अधिनियमों के बारे में विस्तार से चर्चा यहाँ पर करेंगे, 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम। तो 1919 का जो अधिनियम है इसका एक अन्य नाम है मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार। मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर मॉन्टेग्यू जो थे वो भारत सचिव थे, लॉर्ड मॉन्टेग्यू पूरा नाम था उनका, और लॉर्ड चेम्सफोर्ड उस समय भारत सचिव वायसराय थे। तो इन दोनों ने मिलकर के दस्तावेज बनाया था, इसलिए इसको उनके नाम से कहा जाता है मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार। और ये जो सुधार है ये अगस्त घोषणा पर आधारित है। इसका एक जो घोषणा हुई थी, अगस्त घोषणा, इस पर आधारित इसको माना जाता है। ये जो घोषणा है ये इसका टाइम है 20 अगस्त 1917, है ना। 20 अगस्त 1917 को ये घोषणा मॉन्टेग्यू द्वारा की गई थी, इसलिए इसका नाम मॉन्टेग्यू घोषणा भी है। अगस्त घोषणा भी बोलते हैं और मॉन्टेग्यू घोषणा भी कहा जाता है, क्योंकि मॉन्टेग्यू ने ये घोषणा की थी। तो इस घोषणा पर आधारित जो है ये अधिनियम माना जाता है। और इस घोषणा के दौरान मॉन्टेग्यू ने ब्रिटिश संसद से कहा था कि हमारा उद्देश्य भारत को उत्तरदायी शासन प्रदान करना है। इसमें मॉन्टेग्यू द्वारा ये घोषणा की गई थी, पहली बार हालांकि ये घोषणा की गई थी, इसलिए इम्पोर्टेंट है। इसमें कहा गया था कि हमारा उद्देश्य भारत को उत्तरदायी शासन प्रदान करना है। इसीलिए इस अधिनियम का जो पर्पज डिसाइड किया गया है वो है भारत को उत्तरदायी शासन प्रदान करना। उत्तरदायी शासन का मतलब होता है ऐसी सरकार, ऐसा शासन जो जनता के प्रति उत्तरदायी हो, यानी जनता द्वारा चुनी हुई जो सरकार है वही जनता के प्रति उत्तरदायी हो सकती है। तो ये इसका पर्पज डिसाइड किया गया। इसके जो प्रोविजंस हैं, प्रावधान हैं, उसमें 4-5 प्रावधान बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसमें पहला है केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की स्थापना करना, है ना। केंद्र में जो विधायिका थी उसके 2 सदन यहाँ पर बनाए गए, क्योंकि पहले केवल एक ही विधायिका हुआ करती थी। थोड़ा सा मैं इसके पीछे की बात बता दूं कि जो केंद्र में विधायिका की स्थापना हुई है वो भारत में जो चार्टर एक्ट, चौथा चार्टर एक्ट आया था 1853, उस चार्टर एक्ट के तहत ही भारत में विधायिका, केंद्र में विधायिका स्थापित हुई थी। लेकिन एक ही सदन था, यहाँ पर उसके 2 सदन बन गए जिनके नाम थे केंद्रीय विधानसभा और राज्य परिषद। इन्हीं को आज हम लोकसभा और राज्यसभा के नाम से जानते हैं। केंद्रीय विधानसभा को लोकसभा बोलते हैं
और राज्य परिषद को आज हम राज्यसभा बोलते हैं। तो इसको कहा जाता है द्विसदनीय व्यवस्था, इंग्लिश में कहते हैं बाइकैमरल सिस्टम। ठीक है। इसके बाद दूसरा इसमें प्रोविजन है, संपूर्ण जो विषय हैं उनको दो भागों में बांट दिया गया। जैसे अभी 3 भागों में बटे हुए विषय, संघ सूची, राज्य सूची, समर्थित सूची, लेकिन यहाँ पर संपूर्ण जो विषय थे वो 2 भागों में बटे हुए थे, केंद्रीय और प्रांतीय विषय। यानी केंद्रीय विषयों पर केंद्रीय की विधायिका कानून बनाती थी, प्रांतीय जो विषय थे उन पर प्रांत की विधायिका कानून बनाती थी। ठीक है। तो ये विषयों का डिवाइडेशन था। प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था लागू की गई। ये बहुत विवादित प्रावधान माना जाता है, सबसे विवादित था, और यहाँ से क्वेश्चन भी बनता था कि जो ज्यादा विवादित प्रावधान होता है वहां से क्वेश्चन ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। तो प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था यहाँ पर लागू की गई। तो ये क्या व्यवस्था थी, इसको आपको यहाँ पर समझना है। इस व्यवस्था के अंतर्गत जो प्रांतीय विषय थे उनको पुनः 2 भागों में बांट दिया गया। 2 विषय थे, आरक्षित और हस्तांतरित। आरक्षित जो विषय थे उनको बोलते हैं रिजर्व, और हस्तांतरित उनको इंग्लिश में कहा जाता है ट्रांसफर। आरक्षित जो विषय थे ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थे। हस्तांतरित विषय अपेक्षाकृत कम महत्व के होते थे। आरक्षित विषयों के संबंध में कुछ भी निर्णय लेना है गवर्नर को, तो वो उसकी जो कार्यकारिणी परिषद होती थी उसके सदस्यों के परामर्श से गवर्नर निर्णय लेता था। किसमें? आरक्षित विषयों के संबंध में। हस्तांतरित विषय जो होते थे उनके संबंध में गवर्नर द्वारा जो निर्णय लिए जाते थे वो चुने हुए प्रतिनिधियों के परामर्श से लिए जाते थे। देखिए, चूंकि प्रांतीय विषय थे ये दोनों, तो प्रांतीय विषयों के संबंध में निर्णय गवर्नर को ही लेना है, लेकिन गवर्नर अलग अलग विषयों के संबंध में अलग अलग तरीके से निर्णय लेते थे। ये कॉम्प्लिकेशंस थे। जब आरक्षित विषयों की बात आती थी तो गवर्नर को कार्यकारिणी परिषद के जो सदस्य थे उनके परामर्श से निर्णय लेने होते थे। जब हस्तांतरित विषयों के संबंध में निर्णय लेने की जरूरत होती थी तो गवर्नर चुने हुए जो प्रतिनिधि थे उनके परामर्श से निर्णय लेते थे। तो इस तरीके से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस थे। कॉम्प्लिकेशंस जो थे वो किसको लेकर के थे? इनकी डिवाइडेशन को लेकर के थे। जो विषयों का डिवाइडेशन किया गया था वो बहुत ही अलग तरीके से किया गया था, बहुत ही जटिल तरीके से किया गया था, है ना। क्योंकि एक ही क्षेत्र के 2 विषय जो थे उनको अलग अलग कर दिया गया था। जैसे हम कहें कृषि और सिंचाई, तो कृषि को उन्होंने रख दिया आरक्षित में, सिंचाई को रख दिया उन्होंने हस्तांतरित में। तो दोनों चूंकि रिलेटेड सब्जेक्ट हैं, दोनों में निर्णय साथ में लेना है ना। दोनों में निर्णय लेने के लिए जो है गवर्नर को दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन बनाने की जरूरत होती थी। लेकिन चूंकि अलग अलग तरीके से निर्णय लेना होता था, इसलिए जो है गवर्नर को प्रॉब्लम यहाँ पर निर्णय लेने में आती थी। तो इस तरीके से जो डिवाइडेशन का जो कॉम्प्लिकेशंस थे उसको लेकर के ये विवाद हुआ, और इसको फिर आगे चल करके समाप्त करना पड़ा। 1935 का अधिनियम हम आगे पढ़ेंगे। तो उस अधिनियम के तहत जो है ये जो प्रांतों में द्वैध शासन था उसको हटा दिया गया था, क्योंकि बहुत ज्यादा विरोध चल रहा था। ठीक है। प्रांतों में द्वैध शासन के जनक कभी पूछ लें तो लियोनस कार्टियस कहे जाते हैं ना। प्रांतों में द्वैध शासन के जनक लियोनस कार्टियस कहे जाते हैं। ये भी कभी पूछ सकता है एग्जाम में, है ना। इसके बाद आगे आता है प्रत्यक्ष निर्वाचन की। यहां से स्टार्टिंग हो जाती है। इसके थोड़ा सा इसके पहले की चीज मैं बता दूं, 1892 का जो अधिनियम था उस अधिनियम में भारत में पहली बार निर्वाचन के सिद्धांत को अपनाया गया था। लेकिन वहां पर जो निर्वाचन स्टार्ट हुआ वो निर्वाचन इनडायरेक्ट था, अप्रत्यक्ष निर्वाचन स्टार्ट हुआ था। प्रत्यक्ष निर्वाचन की जो स्टार्टिंग हुई है वो यहाँ से हुई है 1919 के अधिनियम से, और इसके तहत जो पहला चुनाव हुआ है वो 1923 में हुआ है। और मैंने जैसा कि बताया 2020 में क्वेश्चन यहाँ से आया था कि आखिरी चुनाव इस अधिनियम के तहत कब हुआ, तो 1945 में हुआ, क्योंकि 1935 के अधिनियम के तहत चुनाव नहीं हुए थे। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो पहला चुनाव 1923 में 1919 के अधिनियम के तहत, और आखिरी चुनाव हुआ 1945 में हुआ। और प्रत्यक्ष चुनाव की यहाँ से स्टार्टिंग हो जाती है, यानी जनता को जो है उसमें वोटिंग का अधिकार मिल गया था। लेकिन सभी जनता इसमें वोट नहीं कर सकती थी। इसमें जो है बहुत सारी बंदिशें थी। सभी लोगों को वोट करने का अधिकार नहीं था। इसमें इनकम टैक्स का कुछ प्रावधान था, है ना। तो ये है इस तरीके से
प्रत्यक्ष निर्वाचन की स्टार्टिंग हो जाती है। सिखों, भारतीय ईसाइयों तथा एंग्लो इंडियंस को पृथक प्रतिनिधित्व का अधिकार यहाँ पर दे दिया गया। मैंने अभी आप लोगों को बताया था 1909 का जो अधिनियम था उसके तहत सबसे पहले पृथक प्रतिनिधित्व का अधिकार मुस्लिम वर्ग को प्रदान किया गया, यानी मुस्लिम वर्गों के लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र बना दिए गए थे। उन क्षेत्रों से केवल मुस्लिम वर्ग के लोग ही जो है चुनाव लड़ सकते थे। तो इसका भी बहुत ज्यादा विरोध हुआ, लेकिन सरकार ने इसमें, ब्रिटिश सरकार ने इसमें और वृद्धि कर दी। उल्टा ये अधिकार जो मुस्लिमों को पहले दे दिया गया था, 3 वर्ग को और दे दिया गया, सिखों को दे दिया गया, भारतीय ईसाइयों और एंग्लो इंडियंस को भी ये अधिकार प्रदान कर दिया गया। विधायिका के जो सदस्य थे उनको मतदान का अधिकार प्रदान किया गया। देखिए यहाँ का भी थोड़ा सा मैं इतिहास बता दूं। विधायिका के सदस्यों को सबसे पहले प्रश्न पूछने का अधिकार 1892 के अधिनियम में मिला, केवल प्रश्न पूछ सकते थे। 1909 के अधिनियम में विधायिका के सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार मिल गया और सार्वजनिक मुद्दों पर बहस करने का अधिकार मिल गया। यहाँ पर आकर के विधायिका के सदस्यों को वोटिंग का अधिकार भी मिल गया, यानी आज जो संसद में राज्य विधानमंडल के अंदर वोटिंग होती है वो अधिकार 1919 के अधिनियम के तहत ही मिला हुआ है। ठीक है, राज्य को अपना पृथक बजट रखने का अधिकार दे दिया। पहले जो है केवल एक ही बजट रखा जाता था केंद्र द्वारा पूरे भारत के लिए। 1919 के अधिनियम के तहत राज्य भी अपना पृथक बजट रख सकते थे, ये इसमें प्रावधान किया गया। इसके अलावा केंद्रीय लोक सेवा के गठन का प्रावधान किया गया था, यानी एक लोक सेवा के गठन का प्रावधान किया गया था। ये हम आगे लोक सेवा आयोग जब पढ़ेंगे आयोग के वहां पर यूनिट 10 में, तो उसका और डिटेल बताऊंगा, है ना। पहली बार ये क्वेश्चन आता है कि पहली बार लोक सेवा के गठन का प्रावधान किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया, तो 1919 का अधिनियम था। इस अधिनियम के तहत एक आयोग बना था जिसको कहते हैं ली आयोग। ली आयोग गठित किया गया था। 1923 का ये आयोग है, 1924 में से रिपोर्ट दी थी। तो ली आयोग ने लोक सेवा आयोग के गठन की बात कही थी। तो ली आयोग के तहत भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत ली आयोग गठित हुआ और ली आयोग के तहत जो है लोक सेवा आयोग का गठन 1926 में किया गया। 1 अक्टूबर उसकी डेट है और इसके पहले जो अध्यक्ष थे सरोज दिवाकर थे। लेकिन ये जो आयोग था ये केवल एक ही आयोग था पूरे भारत में, यही पूरे भारत के लिए एग्जाम कंडक्ट कराने का काम करता था। ठीक है, फिर आगे चल करके 1935 के अधिनियम में अलग अलग आयोग हो गए, उसका डिटेल हम आगे करने वाले हैं। इसमें महिलाओं को वोटिंग का अधिकार दिया गया था। इस अधिनियम में प्रावधान किया गया था कि 10 वर्ष बाद इसके जो प्रावधान हैं उनके क्रियान्वयन की समीक्षा करने के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा। ये इसमें एक प्रावधान किया गया था, है ना। क्योंकि इस अधिनियम के कुछ प्रावधान कॉम्प्लिकेटेड थे, विवादित थे, इसलिए ये इसमें एक प्रावधान जोड़ दिया गया कि इस अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन की समीक्षा करने के लिए 10 वर्ष बाद एक आयोग का गठन किया जाएगा। लेकिन इतना ज्यादा इस अधिनियम के प्रावधानों का विरोध हो रहा था कि 1927 में ही आयोग गठित करना पड़ा और ये आयोग था साइमन कमीशन। 1927 में ही आयोग, यानी 2 साल बाद ही आयोग का गठन करना पड़ा था क्योंकि विरोध बहुत ज्यादा हो रहा था। तो साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ। इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। 7 सदस्यीय आयोग था। इसमें किसी भी भारतीय को सम्मिलित नहीं किए जाने के कारण भारत आने पर इसका बहुत ज्यादा विरोध हुआ। साइमन वापस जाओ के नारे लगाए गए और इसी दौरान इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे लाला लाजपत राय पुलिस लाठीचार्ज के दौरान शहीद हो गए। फिर उसका बदला लेने के लिए सैंडर्स हत्याकांड हुआ, लाहौर षड्यंत्र उसी को कहा जाता है, वो हुआ 1928 की बात है। फिर उनको जो है फांसी दी गई, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। तो ये घटनाक्रम पूरा है। और साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट थी लंदन में प्रकाशित हुई, उस पर चर्चा करने के लिए 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे 1930, 1931, 1932। इस तरीके से जुड़ी हुई घटनाएं हैं। देखिए 1919 के अधिनियम से साइमन कमीशन जुड़ा हुआ है। फिर साइमन कमीशन से लाला लाजपत राय शहीद हुए, उसी से फिर सैंडर्स हत्याकांड, उसी के कारण से जो है उनकी जो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, उनको फांसी होती है। 1931 की बात है, 23 मार्च की डेट है। और साइमन कमीशन की रिपोर्ट
जो प्रकाशित हुई थी उस पर चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुए थे। तो ये लिंक्ड घटनाएं हैं, ऐसे आपको ध्यान रखना, इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत आप पढ़ेंगे इसको। ठीक है, तो ये इस तरीके से हो जाता है ये अधिनियम। जैसा मैंने भी बताया कि लास्ट में इसमें पॉइंट लिखा हुआ है कि भारतीय जो विधायिका थी उसका अंतिम जो चुनाव हुआ है इस अधिनियम के तहत वो 1945 में हुआ है, जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है। उसका कारण मैंने बताया है कि 1935 के अधिनियम के तहत भारत में चुनाव नहीं हुए हैं, जो भी चुनाव हुए हैं वो 1919 के अधिनियम के तहत हुए हैं, तो आखिरी चुनाव 1945 में इसी के तहत माना जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। हाँ, इस अधिनियम का क्रियान्वयन कब हुआ, इसको लागू कब किया गया 1919 के अधिनियम को, तो इसका जो ईयर है 1921 आता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद भारत शासन अधिनियम 1935 इंपॉर्टेंट अधिनियम है, बड़ा अधिनियम है। इस अधिनियम में जो भी चीजें सम्मिलित हैं वो अब तक जो भी विचार विमर्श हुए, जो भी रिपोर्ट प्रकाशित हुई, जैसे नेहरू रिपोर्ट है, साइमन कमीशन की रिपोर्ट है, गोलमेज सम्मेलन है ना, जिन्ना के 14 फॉर्मूले हैं, तो जो भी जो है इस समय तक जो भी चीजें हुई, जो भी रिपोर्ट प्रकाशित हुई, जो भी विचार विमर्श हुए, उन सभी को सम्मिलित करते हुए एक लोथिया रिपोर्ट तैयार की गई थी जिसको ब्रिटिश संसद ने पास किया था। इसी लोथिया रिपोर्ट के अंतर्गत जो है भारत शासन अधिनियम माना जाता है। लोथिया रिपोर्ट में जो भी प्रोविजंस थे वो हम भारत शासन अधिनियम में पाते हैं। ये एक बड़ा दस्तावेज माना जाता है। इसमें टोटल जो अनुच्छेद हैं 3 to 9 अनुच्छेद हैं और 10 अनुसूचियां हैं इसमें, और ये भारतीय संविधान का एक बड़ा स्रोत माना जाता है। भारतीय संविधान के ज्यादातर प्रावधान इस अधिनियम से हमने लिए हुए हैं। लगभग 70% जो हिस्सा है भारतीय संविधान का इसी अधिनियम के अंतर्गत आता है। बहुत बड़ा ये दस्तावेज था, लेकिन हमें जो है कुछ इंपॉर्टेंट प्रावधान इसके यहाँ पर पढ़ना है ना, सारे प्रावधान पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसके जो प्रावधान है उसमें उद्देश्य वही है जो हमने 1919 के अधिनियम में पढ़ा है, भारत को उत्तरदायी शासन प्रदान करना, यही इसका पर्पस था, दोनों का पर्पस सेम था। अब यहां पर आपको एक चीज समझना है कि भारत शासन अधिनियम 1919 में जो प्रोविजन थे वही प्रोविजन कुछ यहां पर भी है। अंतर सिर्फ यह है कि वहां पर जो प्रोविजन केंद्र स्तर पर थे उनको यहां पर प्रांत स्तर पर लागू किया गया, जो वहां पर प्रांत स्तर पर प्रावधान लागू किए गए उनको यहां पर केंद्र स्तर पर लागू करने का प्रावधान किया गया। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, उधर केंद्र, इसमें प्रांत, 1919 में प्रांत में और इधर केंद्र में, ऐसे आपको समझ लेना है, तो आपको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा। तो नहीं तो इसमें द्विसदनी व्यवस्था और द्वैध शासन में बच्चे उलझ जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता, कंफ्यूज हो जाते हैं कि कब कहां पर द्वैध शासन लागू हुआ और कब कहां पर द्विसदनी व्यवस्था लागू हुई। तो आपको यह समझना है कि 1919 के अधिनियम में केंद्र में द्विसदनी व्यवस्था लागू की गई, हमने पढ़ा है। तो 1935 के अधिनियम में प्रांतों में द्विसदनी व्यवस्था लागू की गई, उसका पॉइंट ये है, देखें आप, राज्यों में, प्रांतों में द्विसदनी व्यवस्था इस अधिनियम के तहत लागू की गई, जबकि 1919 के अधिनियम में यह व्यवस्था केंद्र में लागू की गई थी, हमने पढ़ा है। लेकिन उस समय टोटल 11 प्रांत थे, तो 11 प्रांतों में से केवल 6 ही प्रांत थे जहां पर द्विसदनी व्यवस्था लागू हुई, यानी दोनों सदन थे। और इत्तेफाक से आज भी 6 ही प्रांत हैं, 28 में से 6 हैं, उस समय 11 में से 6 प्रांत थे, है ना। इत्तेफाक की बात है कि प्रांत 6 ही हैं, अभी भी 6 ही प्रांत हैं जहां पर द्विसदनी व्यवस्था यानी दूसरा सदन विधान परिषद है, और उस समय भी 11 में से 6 थे। ये भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि 1935 के अधिनियम के दौरान कितने कुल प्रांत थे इंडिया में, तो 11 प्रांत ही आपको ध्यान रखना है। 11 में से कितने प्रांतों में द्विसदनी व्यवस्था लागू हुई, दूसरा सदन बनाया गया, तो 6 प्रांत थे, है ना। अभी भी 6 प्रांत है जहां पर विधान परिषद है, बाकी में केवल विधानसभा ही, मध्य प्रदेश में विधानसभा ही, है ना। तो ये एक पॉइंट हो गया। वहां पर हमने पढ़ा था प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था, यहां पर केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था को लागू करने का प्रावधान किया गया और प्रांतों में इसको समाप्त कर दिया गया और प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान कर दी, है ना।
मैं थोड़ा सा भी स्लो लेके चल रहा हूँ, आगे हम स्पीड बढ़ाएंगे इसकी, है ना। एकदम से स्पीड बढ़ाएंगे तो स्टूडेंट को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये चीजें समझने वाली हैं, है ना। फिर आगे चीजें थोड़ा सा सिंपल आएंगी तो उसमें स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, तो केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था लागू करने का प्रावधान किया गया यहाँ पर 35 के अधिनियम में, लेकिन लागू नहीं हो पाया हालांकि, लेकिन प्रावधान किया गया। और प्रांतों में द्वैध शासन जो 1919 के अधिनियम लागू किया गया था उसको यहाँ पर समाप्त कर दिया गया और प्रांतों को स्वायत्तता दे दी गई। आज भी प्रांत स्वायत्त हैं, इसी अधिनियम के तहत है। स्वायत्तता का मतलब होता है ऑटोनॉमी, इंग्लिश में कहते हैं। इसमें क्या होता है, केंद्र के अधीन रहते हुए अपने स्तर पर निर्णय लेने का अधिकार होना। तो प्रांत स्वायत्त है, ना कि स्वतंत्र है, ये आपको समझना है। प्रांतों को स्वायत्तता आज भी प्राप्त है और ये स्वायत्तता इसी अधिनियम के तहत दी गई थी। इसके बाद अगला इसमें प्रावधान आता है अखिल भारतीय संघ, ऑल इंडिया फेडरेशन की स्थापना का प्रावधान किया गया। ये पिछले बार का क्वेश्चन है एमपीपीएससी प्री में 2021 में ये क्वेश्चन आया था कि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत भारत में किस तरह की संघीय प्रणाली को स्थापित किया गया। उसमें कुछ ऑप्शन थे, उसमें एक ऑप्शन यही था जो सही था, अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया था। लेकिन ये व्यवस्था भी अस्तित्व में उस समय नहीं आ पाई, लागू नहीं हो पाई। उसका कारण ये था कि जो रियासतें थी उनको इसमें सम्मिलित होना अनिवार्य न होकर ऐच्छिक था, है ना, उनको अनिवार्य नहीं किया गया, इसलिए ये व्यवस्था अस्तित्व में नहीं आ पाई। कहावत वही है कि आ बैल मुझे मार, है ना। तो जानबूझ करके कोई शामिल नहीं होगा। अगर उनको अनिवार्य किया गया होता तो हो सकता है उस समय अस्तित्व में आ जाता संघ, अखिल भारतीय संघ। अस्तित्व में कब आया, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, उनके निजी सचिव थे मेनन, उनके प्रयासों से साम दाम दंड भेद का सहारा लेकर के और सभी रियासतों को, प्रांतों को सम्मिलित किया, तब संघ अस्तित्व में आया। 1950 की बात है। इसमें जो श्रेय दिया जाता है वो सरदार पटेल को जाता है, इसलिए सरदार पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है, क्योंकि बिस्मार्क भी जर्मनी के चांसलर थे, उन्होंने भी जर्मनी के एकीकरण में योगदान दिया था। तो उसी तरह का काम इंडिया में सरदार पटेल ने किया था, इसलिए सरदार पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, लौह पुरुष कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से 1950 में ये व्यवस्था अस्तित्व में आई, जिसका प्रावधान 1935 के अधिनियम में किया गया था। समर्थित सूची जोड़ी गई। समर्थित सूची हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है, वहां से लेकर के हमने इसको जोड़ दिया। 35 के अधिनियम में इसका प्रावधान था। संघीय न्यायालय के गठन का प्रावधान किया गया था और 1937 उसका गठन कर दिया गया। लेकिन ये जो फेडरल कोर्ट था ये अंतिम न्यायालय नहीं था। इसके द्वारा जो भी निर्णय सुनाए जाते थे उन निर्णयों के खिलाफ अपील प्रीवी काउंसिल में होती थी, जो लंदन में स्थित थी, आज भी है। बाद में इसी संघीय न्यायालय को 1950 में संविधान के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट बना दिया गया, सर्वोच्च न्यायालय बना दिया गया, जो अंतिम न्यायालय है ना। लेकिन उस समय अंतिम न्यायालय नहीं होता था। 1937 में इसका गठन हुआ। यहाँ पर जो लोक सेवा आयोग 1919 के अधिनियम के तहत गठित हुआ था, वो उसको 3 हिस्सों में बांट दिया। मतलब 3 प्रकार के लोक सेवा आयोग यहाँ पर स्थापित करने के प्रावधान किए गए थे। संघ के लिए अलग हो गया संघीय लोक सेवा आयोग, प्रांतों के लिए प्रांतीय लोक सेवा आयोग, और 2 या 2 से अधिक प्रांतों के लिए संयुक्त प्रांतीय लोक सेवा आयोग बना दिए गए। यही लोक सेवा आज भी हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 में यही 3 प्रकार के लोक सेवा आयोग हैं, लेकिन इनका नाम चेंज हो गया है। संघीय लोक सेवा आयोग की जगह हो गया है संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी। प्रांतीय लोक सेवा आयोग की जगह हो गया है राज्य लोक सेवा आयोग, स्टेट पीएससी, एसपीएससी। संयुक्त प्रांतीय लोक सेवा आयोग की जगह आज नाम हो गया है ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जेएसपीएससी। तो ये 3 प्रकार के लोक सेवा आयोग जो है आज काम कर रहे हैं। इन तीनों का उल्लेख अनुच्छेद 315 में किया गया है। इनका डिटेल हम आगे आयोग के वहां पर पढ़ेंगे। और एफपीएससी का जो गठन हुआ है 1937 हुआ, इसी अधिनियम के तहत हुआ है ना। प्रांतों में सबसे पहले मद्रास में लोक सेवा आयोग बना, 1929 में बना। फिर 1936 में केरल में बना था। केरल दूसरा प्रांत है जहां पर प्रांतीय लोक सेवा आयोग बना। पहला प्रांत मद्रास, बाद में उसका नाम तमिलनाडु हुआ। तो वहां पर सबसे पहले लोक सेवा आयोग इंडिया में बना है। इसका भी डिटेल हम आगे करने वाले हैं। आरबीआई गठन का प्रावधान किया गया। आरबीआई
का जो गठन हुआ है, हालांकि आरबीआई एक्ट 1934 के तहत हुआ है, हम ये इकोनॉमी पढ़ने वाले हैं। आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई गठन हुआ, लेकिन उसके गठन के संबंध में प्रावधान यहाँ पर किया गया था इस अधिनियम। भारत परिषद समाप्त कर दी गई। भारत परिषद जो है 1858 का जो अधिनियम था उसके तहत बनाई गई थी। भारत परिषद 15 सदस्य थी। ये भारत सचिव को हेल्प करने के लिए बनी थी, उसको यहाँ पर समाप्त कर दिया गया। देखिए, पृथक प्रतिनिधित्व का लगातार विस्तार किया जा रहा था। मुस्लिम को सबसे पहले दिया गया 1919 के अधिनियम 1909 के अधिनियम में। 1919 के अधिनियम में सिखों, हरिजनों, सिखों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो इंडियंस को दे दिया गया, और 1935 के अधिनियम में ये अधिकार हरिजनों को भी प्रदान कर दिया गया, जिसकी घोषणा तत्कालीन प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनल्ड द्वारा 1932 में की गई थी, जिसको हम कहते हैं कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक घोषणा। इस घोषणा के तहत हरिजनों को पृथक प्रतिनिधित्व देने की बात कही थी। बाद में इसके खिलाफ जो है गांधी जी ने आमरण अनशन किया था पूना की अरवदा जेल में। बाद में फिर एक पूना पैक्ट हुआ 1932 में। गांधी जी और अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ था, पूना समझौता हुआ था, जिसमें अंबेडकर ने हरिजनों के पृथक प्रतिनिधित्व की मांग को वापस ले लिया था। उन्होंने कहा था कि हरिजनों के लिए सामान्य वर्गों के अंदर कुछ सीट आरक्षित रख दी जाए तो इससे काम चल जाए। तो ये है हरिजनों को पृथक प्रतिनिधित्व देने से संबंधित इंपॉर्टेंट बात है। उड़ीसा को बिहार से अलग किया गया। उड़ीसा भाषाई आधार पर अलग होने वाला स्वतंत्रता से पूर्व पहला राज्य माना जाता है। बिहार से 1936 में अलग हुआ। म्यांमार पहले भारत का हिस्सा हुआ करता था। म्यांमार जो है भारत से अलग कब हुआ? 1937 में हुआ। सिंध को मुंबई से अलग कर दिया गया। तो इस तरीके से जो है इंपॉर्टेंट प्रावधान मैंने बताए हैं। वैसे बहुत सारे प्रावधान है इसमें, इसको फिर अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम दिया है। यही क्वेश्चन आ जाता है कि एक बार क्वेश्चन आ भी चुका है, जवाहरलाल नेहरू ने इसको क्या नाम दिया है? तो दास्ता का नया चार्टर उनको कहा जाता है। अनेक ब्रेकों वाली इंजन की गाड़ी के समान इसको कहा है। मोहम्मद अली जिन्ना ने इसको सुलह हुआ मूल रूप से बुरा बिल्कुल अस्वीकृत कहा। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि 1935 के अधिनियम में किसने क्या कहा है। तो इस तरीके से जो है भारत के संवैधानिक विकास के अंतर्गत ये दोनों इंपॉर्टेंट अधिनियम कंप्लीट हो जाते हैं जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन हिस्ट्री के अंतर्गत इसको आपको पढ़ना होता है, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री भी आपके सिलेबस में है, तो वहां पर कहीं ना कहीं इसका जिक्र आता है। तो उसके तहत जो है इसको कभी पूछ सकता है। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि ये अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा कब पास किया गया, यानी ब्रिटिश सम्राट के कब इसमें सिग्नेचर हुए। ब्रिटिश सम्राट उस समय जॉर्ज छठे थे, तो उन्होंने जो है इस पर सिग्नेचर किए। उसकी डेट है 18 जुलाई 1947। इसी को हम कहते हैं कि इस डेट को ब्रिटिश संसद ने पास किया। ब्रिटिश संसद ने पास किया मतलब ब्रिटिश सम्राट के सिग्नेचर हुए। उसकी डेट है 18 जुलाई 1947। लागू होने की डेट 15 अगस्त 1947 है ना। इसी अधिनियम के तहत भारत और पाकिस्तान दोनों को विभाजित कर दिया जाता है और दोनों को स्वतंत्र कर दिया जाता है। ये जो अधिनियम है माउंटबेटन योजना पर आधारित है। माउंटबेटन योजना भी एक बार एग्जाम में पूछी गई थी आपके प्री में, कि माउंटबेटन योजना की डेट पूछ ली थी। 3 जून 1947 की योजना है। इसको 3 जून योजना भी कहा जाता है। माउंटबेटन ने इसको प्रस्तुत किया था, इसलिए इसको उन्हीं के नाम पर माउंटबेटन योजना नाम पड़ा। 3 जून 1947 को प्रस्तुत किया था, इसलिए इसका नाम 3 जून योजना भी कहा जाता है। माउंटबेटन योजना में ही भारत और पाकिस्तान के विभाजन की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। इसलिए माउंटबेटन ने क्या है, भारत पाकिस्तान को बांटने का काम किया। इसलिए माउंटबेटन को मजाक में कह देते हैं मन बाटन, है ना। मजाक के रूप में उसको बोल देते हैं कि माउंटबेटन मन बाटन थे, क्योंकि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के मनों को बांट दिया। इस तरह से ऐसा कहा जाता है ना। तो भारत और पाकिस्तान को इसके तहत स्वतंत्र कर दिया गया इस अधिनियम के तहत, और विभाजित कर दिया गया। गवर्नर जनरल वायसराय का नाम पहले गवर्नर जनरल था। 1858 के अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल का नाम वायसराय किया गया। इस अधिनियम के तहत वायसराय का नाम पुनः गवर्नर जनरल किया गया। इसलिए हम कहते हैं कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल माउंटबेटन कहे जाते हैं। भारत सचिव जो 1858 के तहत बना था उसको समाप्त कर दिया गया। दोनों देशों के लिए संविधान का निर्माण करने के लिए संविधान सभा के गठन का इसमें प्रावधान किया गया। दोनों देशों की सीमाओं को निर्धारित करने के लिए एक आयोग गठित करने का प्रावधान किया गया। 1947 में इसका गठन हुआ, रेड क्लिफ आयोग। तो इस तरीके से जो है ये टॉपिक आपका पहला टॉपिक
कंप्लीट हो जाता है भारत का संवैधानिक विकास, जिसमें 2 अधिनियम आपको डिटेल में पढ़ना है जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं, 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम, जिसके बारे में मैंने बताया। अब दूसरा टॉपिक इसमें स्टार्ट होता है भारतीय संविधान का निर्माण और संविधान सभा के बारे में। संविधान सभा से लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, प्री में भी आ रहे हैं, मेंस में भी आ रहे हैं, है ना। संविधान सभा से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसमें एक तो इसके मांग से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कब किसके द्वारा मांग की गई, ब्रिटिश सरकार ने इसकी मांग को कब स्वीकार किया, किस प्रस्ताव के तहत स्वीकार किया, इसका गठन कैसे हुआ, कब हुआ, चुनाव कब हुए, कैसे चुने गए इसके सदस्य, कहाँ से आए, है ना, मनोनीत किसने किया, निर्वाचन किसने किया, फिर सदस्य संख्या कितनी थी, गठन के समय कितनी थी, पुनर्गठन के समय कितनी थी, संविधान पर हस्ताक्षर जब किए गए तो कितनी सदस्य संख्या थी, है ना। फिर इसकी बैठकों से संबंधित क्वेश्चन लगातार 2 बार से आ रहे हैं, 1920 में 2020 में 2021 में क्वेश्चन आए हैं बैठकों से। फिर समितियां जो गठित हुई हैं, उन समितियों के अध्यक्ष के बारे में पूछा जा रहा है, खासतौर से प्रारूप समिति के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फिर संविधान का निर्माण कब हुआ, इसको अपनाया कब गया, लागू कब हुआ, इसको बनने में कितना समय लगा, इसको बनने में कितना खर्च आया, है ना, आखिरी बैठक कब हुई, ठीक है, आखिरी बैठक में क्या घटनाक्रम हुआ, संविधान सभा ने फिर किन किन रूपों में काम किया, है ना, संविधान सभा ने कैसे काम किया, किन रूपों में काम किया, अंतरिम संसद के रूप में काम किया, ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया। तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो है संविधान सभा से रिलेटेड पूछे जाते हैं, जिस पर हम आगे चर्चा करने वाले हैं। देखिए, संविधान सभा ऐसी सभा थी जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया है, और ये संविधान सभा जो है एक निर्वाचित सभा थी, इसका निर्वाचन किया गया था। तो इसके गठन के लिए, संविधान का निर्माण करने के लिए संविधान सभा के गठन की जो मांग है वो सबसे पहले किसने उठाई, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो लोकमान्य तिलक ने जो है स्वराज विधेयक के माध्यम से इसकी मांग को सबसे पहले उठाया, और उसका जो समय है 1895। किसी दल की ओर से संविधान सभा गठन की मांग को कब उठाया गया, किसके द्वारा उठाया गया, तो ये है स्वराज पार्टी। 1924 में सबसे पहले इसने मतलब किसी दल ने जो है सबसे पहले 1924 में इस मांग को उठाया था, स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी जो थी ये कांग्रेस से अलग होकर के बनी थी। एक्चुअली 1919 के अधिनियम के तहत जो चुनाव होने वाले थे, उन चुनाव में हिस्सा लेने को लेकर के कांग्रेस के सदस्यों में विवाद पैदा हो गया था कि उसमें हिस्सा लिया जाए या नहीं लिया जाए। कांग्रेस के ज्यादातर सदस्य ऐसा कह रहे थे, उनका मत था कि कांग्रेस को इन चुनावों का बहिष्कार करना चाहिए, उसमें हिस्सा नहीं लेना चाहिए। लेकिन जो स्वराज पार्टी के जो नेता थे, इसके जो समर्थक थे, संस्थापक थे, देशवंत चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, इनका ऐसा कहना था कि कांग्रेस को इनमें हिस्सा लेकर के विधायिका का सदस्य बनना चाहिए, और जब सदस्य बन जाएंगे तो वहां पर जो भी ब्रिटिश सरकार द्वारा जन विरोधी नीतियां, जन विरोधी कानून निर्मित कर रही है, उनको जो है वहां पर निर्मित करने से, पारित होने से रोक सकते हैं। ठीक है, तो इस उद्देश्य को लेकर के इन्होंने स्वराज पार्टी बनाई थी। इसके अध्यक्ष थे देशवंत चित्तरंजन दास और सचिव थे मोतीलाल नेहरू। 1923 में ये बनी थी, इलाहाबाद में सम्मेलन हुआ था, उस दौरान इसका गठन हुआ था। बाद में 1923 में जो चुनाव हुए उसमें बहुत सफलता इसको मिली थी, लेकिन 1925 में देशवंत चित्तरंजन दास की मृत्यु हो गई, अध्यक्ष की मृत्यु हो जाती है, तो फिर ये ज्यादा समय तक नहीं चल पाया था और इसके जो सदस्य थे वापस कांग्रेस में मिल जाते हैं। तो 1924 में इसने जो है इसकी मांग उठाई थी, लेकिन वो अनौपचारिक मांग मानी जाती है। औपचारिक मांग सबसे पहले जो उठाई गई थी वो 1934 में एम.एन. रॉय द्वारा उठाई गई थी। एम.एन. रॉय यानी मानवेंद्र नाथ रॉय। मानवेंद्र नाथ रॉय का नाम जो है कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ा हुआ है। इन्होंने ताशकंद में, जो उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद, वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1920 में की थी। 1925 में इसका मुख्यालय कानपुर में भारत में स्थापित किया था।
और यही कम्युनिस्ट पार्टी 1964 में विभाजित हो जाती है। इसके दो दल बन जाते हैं जो आज भी हैं, वह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, दोनों राष्ट्रीय दल हैं। इसका भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कम्युनिस्ट पार्टी का विभाजन किस वर्ष हुआ। तो कम्युनिस्ट पार्टी का विभाजन 1964 में हुआ। ये क्वेश्चन एमपीपीएससी में काफी पहले पूछा गया है। मैं जो यहाँ पर जिस चीज की चर्चा कर रहा हूँ या करूंगा, वो कहीं न कहीं आपके एग्जाम में प्री में पूछे गए होंगे, ये ध्यान रखने की बात है। तो एमएन रॉय 1934 में उन्होंने औपचारिक मांग उठाई थी। अब आती है कांग्रेस की बात। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से सबसे पहले कब, किसके द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग को उठाया गया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की ओर से 1937 में जो कांग्रेस का फैजपुर अधिवेशन हुआ था, उस दौरान संविधान सभा के गठन की मांग को कांग्रेस की ओर से उठाया गया था। कांग्रेस की मन से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उठाया था, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। 1937 का फैजपुर अधिवेशन, जो फैजपुर महाराष्ट्र में है, वहां पर हुआ था। ये कांग्रेस का पहला गांव में हुआ अधिवेशन था। ये भी क्वेश्चन आता है कि कांग्रेस का पहला गांव में अधिवेशन हुआ कौन सा था? तो फैजपुर अधिवेशन पहला गांव में अधिवेशन था, जिसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके तहत इस अधिवेशन के दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के गठन के लिए पहली बार मांग को उठाया था, संविधान सभा के लिए। हालांकि इसके पहले भी एक अधिवेशन हुआ था 1936 में, ठीक पहले लखनऊ में हुआ था। उसके अध्यक्ष भी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उसमें संविधान सभा के बारे में चर्चा हुई थी, मांग नहीं उठाई गई। मांग इसमें सबसे पहले उठाई गई कांग्रेस द्वारा। लेकिन 1936 के लखनऊ अधिवेशन में, जिसमें अध्यक्ष भी, उसमें भी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उसमें संविधान सभा पर पहली बार विचार विमर्श हुआ। तो आपको अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि संविधान सभा पर सबसे पहले कांग्रेस के किस अधिवेशन में विचार विमर्श हुआ, तो वो है कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, जो 1936 में हुआ। उसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये है। अब यहां पर बात आती है कि ब्रिटिश सरकार ने किस प्रस्ताव के तहत कब जो है संविधान सभा के गठन की मांग को स्वीकारा था। तो उसका समय है 1940, और ये है अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को आया था, और ये प्रस्तुत करने वाले थे उस समय के वायसराय, तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो ने जो है ये प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। इसका नाम है अगस्त प्रस्ताव। 8 अगस्त को प्रस्तुत किया गया, इसलिए इसका नाम अगस्त प्रस्ताव रखा गया है। इस प्रस्ताव के तहत ही पहली बार ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा के गठन की मांग को स्वीकारा था। इसके बाद फिर क्रिप्स प्रस्ताव आता है। क्रिप्स प्रस्ताव सर स्टैफोर्ड क्रिप्स आए थे, 1942 की बात है। 1942 में ये प्रस्ताव रखा गया था। उसमें भी संविधान सभा के गठन की मांग को स्वीकारा गया था। उसमें कहा गया था कि द्वितीय विश्व युद्ध जो चल रहा था, उसके बाद भारतीय संविधान का निर्माण करने के लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा। ये बात जो है अगस्त क्रिप्स प्रस्ताव में कही गई। लेकिन संविधान सभा के गठन की योजना प्रस्तुत की गई थी कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान जो है ब्रिटिश सरकार ने भेजा था, जो 3 सदस्यीय था। यहां पर जो राजनीतिक गतिरोध चल रहा था, उस गतिरोध को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 3 सदस्यीय ये मिशन भेजा था। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच जो है ये बहुत ज्यादा गतिरोध चल रहा था, जिसमें यहाँ पर कोई सुधार नहीं हो पा रहा था। तो उस गतिरोध को दूर करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने ये मिशन भेजा था। ये 3 सदस्यीय था। चूंकि तीनों सदस्य ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्य थे, इसलिए इसको कैबिनेट मिशन नाम दिया गया। कैबिनेट मिशन नाम देने के पीछे वजह थी, ये तीनों सदस्य जो थे वो ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर थे, इसलिए इसको कैबिनेट मिशन कहा गया। इसमें 3 मेंबर कौन थे, हालांकि हिस्ट्री का विषय है लेकिन आपको पूछा जा सकता है। 3 मेंबर में एक अध्यक्ष थे, 2 सदस्य थे। उसमें अध्यक्ष जो थे पैथिक लॉरेंस थे। पैथिक लॉरेंस उस समय भारत सचिव भी थे, है ना। पैथिक लॉरेंस उस समय भारत सचिव थे, तो उनकी अध्यक्षता में मिशन आया था। और 2 सदस्य जो थे उसमें एक स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, जो पहले भी आ चुके थे 1942 में भारत, और दूसरे थे एबी अलेक्जेंडर, है ना।
सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर दो सदस्य थे। स्टेफोर्ड क्रिप्स जो थे वो बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष थे, बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष थे, और एवी अलेक्जेंडर जो थे नौसेना मंत्री थे। तो ये तीन सदस्य जो थे वो भारत आए थे, और चूंकि तीनों सदस्य ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य थे इसलिए इसको नाम दे दिया गया कैबिनेट मिशन। इसके द्वारा जो प्लान प्रस्तुत किया गया उसी को कहते हैं कैबिनेट मिशन प्लान, और इस प्लान के तहत ही संविधान सभा का जो गठन हुआ है वो हुआ है नवंबर 1946 में, और चुनाव इसके लिए हुए हैं जुलाई अगस्त 1946। एक बार चुनाव का क्वेश्चन आया था 3 नंबर में मेंस में कि संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुए, तो उसका समय है जुलाई अगस्त 1946। ठीक है, और ये चुनाव किसके तहत हुए, तो कैबिनेट मिशन प्लान के तहत हुए। कैबिनेट मिशन प्लान से संबंधित एक बात और इंपॉर्टेंट है, कैबिनेट मिशन प्लान के तहत ही भारत में अंतरिम सरकार का गठन हुआ है। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बनाए गए थे, और 12 सदस्यीय जो है मंत्री परिषद थी, वो अंतरिम सरकार थी, जिसमें प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल थे, गृह मंत्री भी थे। तो ये जो है अंतरिम सरकार गठित हुई थी 2 सितंबर 1946 को, और ये अंतरिम सरकार जो गठित हुई थी वो कैबिनेट मिशन प्लान के तहत गठित हुई थी। तो यहां से क्वेश्चन बनता है कि जो अंतरिम सरकार थी उसमें कौन कौन मंत्री थे, कौन क्या मंत्री था, है ना, इसके पास कौन सा मंत्री पद था। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम पूछे जाते हैं। पिछले बार सरदार पटेल क्वेश्चन यहीं से बना है। सरदार पटेल जो रियासतों से संबंधित मंत्री थे उनको जो है रियासतों के विलय का दायित्व सौंपा गया था, तो ये क्वेश्चन आया था कि रियासतों मंत्री कौन थे, ऐसा करके एग्जाम में क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया है ना। हाँ, तो ये हो गया। इसके बाद बात आती है कि संविधान सभा के जो सदस्य थे उनका निर्वाचन कैसे हुआ, कहां से चुनकर आए सदस्य। तो संविधान सभा के जो सदस्य थे वो 2 तरीके के थे, एक निर्वाचित थे और एक मनोनीत थे। निर्वाचित ज्यादा थे, मनोनीत कम थे। तो निर्वाचित कहां से हुए, मनोनीत कहां से हुए, तो निर्वाचित जो थे वो प्रांतीय जो विधानसभाएं थी उनके निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया गया था, यानी ये चुनाव था अप्रत्यक्ष रूप से। संविधान सभा के सदस्य जो निर्वाचित सदस्य थे उनको किसने निर्वाचित किया, तो प्रांतीय विधानसभाएं जो थी उनके निर्वाचित जो सदस्य थे उन्होंने जो है संविधान सभा के सदस्य को चुना। यानी ये जो चुनाव था ये इनडायरेक्ट चुनाव था, अप्रत्यक्ष चुनाव था। तो अप्रत्यक्ष चुनाव जिनका होता है उनकी पद्धति का नाम होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, ये जो है इसका नाम है इंग्लिश में। इनडायरेक्ट जिनका चुनाव होता है उनके लिए इसी पद्धति का यूज आज भी हो रहा है, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा सदस्य, विधान परिषद के सदस्य, इनका चुनाव जो है इसी पद्धति से हो रहा है, जिसका नाम है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति। जिनका चुनाव डायरेक्ट होता है यानी जनता डायरेक्ट चुनाव करती है, उनके लिए जो पद्धति है उसका नाम है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। उसको कहते हैं हिंदी में जो सबसे आगे वही जीते, यानी जो सबसे ज्यादा वोट पाता है उसको विजयी घोषित कर दिया जाता है। उसको कहते हैं जो जीता वही सिकंदर, जो हारा वो बंदर, है ना। तो इस तरह से हम इसको कह सकते हैं, जो सबसे आगे वही जीते, यानी जिसको ज्यादा वोट मिलते हैं उसको विजयी घोषित किया जाता है। इसी को कहते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। ये ब्रिटेन की व्यवस्था है, ब्रिटेन से हमने इसको लिया हुआ है। इसके माध्यम से जो चुनाव होते हैं वो डायरेक्ट चुनाव होते हैं, यानी लोकसभा सदस्य, विधानसभा सदस्य, पंचायतों के सदस्य, नगर निकायों के सदस्य, इनका चुनाव इसी पद्धति से होता है, जिसका नाम है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, जो सबसे आगे वही जीते, है ना। ये ब्रिटेन की व्यवस्था है। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति। ये राष्ट्रपति तो वहां पर हम इसका डिटेल पढ़ेंगे, अभी मैं सिर्फ नाम बता रहा हूँ आप लोगों को, डिटेल हम आगे करने वाले हैं, ठीक है। फिर जो रियासतों के प्रमुख थे उन्होंने जो अपने प्रतिनिधियों को मनोनीत किया था। 93 ऐसे सदस्य थे जो मनोनीत किए गए थे, है ना। तो इस तरीके से जो है
टोटल जो मेंबर थे जब संविधान सभा गठन हुआ था 389 मेंबर थे, यानी गठन के समय 389 मेंबर थे, और 389 मेंबर में 296 जो है वो निर्वाचित हुए और 93 जो थे वो मनोनीत किए गए। इस तरह से डिवाइडेशन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। 296 में अगर डिवाइड करें तो 292 जो है ये गवर्नर वाले जो प्रांत थे 11, है ना, वहां से जो है ये चुनकर आए थे। यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है कि टोटल जो प्रांत थे इस समय 15 प्रांत थे, जिसमें 11 में गवर्नर थे और 4 जो प्रांत थे उसमें कमिश्नर थे। तो 4 जो कमिश्नरी प्रांत थे वहां से 4 सदस्य चुने गए। 11 जो गवर्नरों वाले प्रांत थे उसमें 292 मेंबर चुने गए। तो इस तरीके से जो है टोटल 296 मेंबर जो है प्रांतों से निर्वाचित हुए थे, चुने गए थे, और 93 जो है वो मनोनीत किए गए थे। रियासतों के प्रमुखों ने अपने प्रतिनिधियों को मनोनीत किया था। तो इस तरीके से जो है आज इतना ही इसमें मैंने कंप्लीट किया है। आगे हम इसमें कुछ और बातें करेंगे। अभी इसमें बचा हुआ है पोर्शन संविधान सभा का, अभी इसमें हमें बैठ के पढ़ना है, समितियां पढ़ना है। इसमें फिर संविधान का निर्माण कब हुआ, कब अपनाया गया, कब इसमें लागू हुआ, ये बातें अभी इसमें बची हुई हैं। तो इसको कल हम कंप्लीट करके और कल ही हम इसमें आगे पढ़ेंगे इसके स्रोत, संविधान के स्रोत कहाँ से हमने चीजें ली हैं। तो इस तरह से आज इतना ही, और कल आगे हम कंटिन्यू करेंगे। आज सभी को शुभकामनाएं। जय हिंद, गुड लक।